नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता दें, जहां पर राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुई है ये महत्वपूर्ण मीटिंग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल तैयारियों की समीक्षा एक तरह से की है इस बैठक के माध्यम से। और इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं, मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी रहे हैं मौजूद। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, मुख्यमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बताया जा रहा है समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा यहां की गई है। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी क्या और रिपोर्ट्स दी गई है मुख्यमंत्री को समीक्षा के मद्देनजर तैयारियों को लेकर? देखिए रितेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे के आसपास ये बैठक 5 कालीदास यानी उनके सरकारी आवास पर शुरू हुई थी। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक को ले रहे थे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी इस बैठक में मौजूद थे। अपर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम अफसर इस बैठक में लखनऊ से जुड़े हुए थे। वहीं अयोध्या से तमाम अफसर इस पे जुड़े हुए थे। इसमें अयोध्या के डीएम और कमिश्नर के साथ साथ वहां जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां से मौजूद थे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राम मंदिर की पर जो उत्सव इतना बड़ा होने वाला है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी तो चली रही है, लेकिन पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर हैं। तो निश्चित रूप से उसकी निगरानी भी केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ। तो यहाँ पर बैठक चल रही थी। बैठक के बाद करीब 2:30 बजे दिल्ली में भी दूसरी बैठक राम मंदिर को लेकर की होगी। किस तरीके से तैयारियां हैं, इसमें क्या कुछ और तैयारी करने की जरूरत है, सुरक्षा से लगा करके राम मंदिर में जो मूर्ति लगेगी रामलला की वो उसको भी उस पर भी बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राम मंदिर ट्रस्ट से लगा के जो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस उत्सव को भव्य उत्सव पूरे देश में दुनिया में एक महा उत्सव बनाने के लिए लगातार तैयारी चल रही है। वो चाहे अक्षत की बात करें या फिर हर घर जो अक्षत दिए जा रहे हैं, हर घर में दीपक जलाने की जो बात की जा रही है। तो कुल मिला के उस दिन 22 तारीख को पूरे दुनिया में दीपावली जैसी व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक बड़ी बैठक थी। बड़ी बैठक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो निर्देश दिए हैं, वो चाहे सुरक्षा के साथ साथ वहां पर व्यवस्थाओं की बात हो या फिर अयोध्यावासी किस तरीके से वहां पर रहेंगे, किस तरीके से फीडबैक उसका लिया जाएगा, होटलों की क्या व्यवस्थाएं होंगी। जो 22 तारीख को जो पहले से जो बुकिंग करवा चुके हैं उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले निर्देश दे दिए थे कि अगर उनको आमंत्रण मिला है तो ठीक है, अगर अनावश्यक बुकिंग होगी होटल में तो उनकी कैंसिल की जाएगी। जो ई रिक्शा या फिर 100 जो बसें वाल्वो चलाई जाएंगी उनका भी सत्यापन कराया जाएगा। लखनऊ से अयोध्या के लिए 100 हेलीकॉप्टर जो चलाए जाएंगे उनके लिए भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाके जो देश दुनिया से जो लोग आएंगे उनकी तैयारी को लेकर पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। सभी मंत्रियों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, कौन किस उसको जिम्मेदारी को संभालेगा, ये सब लगातार बैठकों का दौर जारी अनूप लगातार इस मामले को लेकर और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें बनी हुई हैं और पिछले लंबे समय से वो प्रत्येक दिन इस चीज को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हुई है राम मंदिर को लेकर, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष, सुनील बंसल भी होंगे इसमें शामिल। केंद्रीय कार्यालय विस्तार में होगी ये बैठक। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको अपडेट करा दें। एक तरफ जहां लखनऊ में बैठक तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है अब से कुछ ही देर बाद। और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में अपने आवास पर तमाम अधिकारियों के साथ फीडबैक बैठक ली गई है, समीक्षा बैठक की गई है, और दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार
रणनीति किस तरह से बनेगी, निमंत्रण के साथ साथ अन्य चीजों को लेकर जो राम मंदिर के इर्द गिर्द है, इसके नजरिए से देखा जाए कितनी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में जो होने जा रही है? देखिए, बड़ी बैठक और या कहें कि दिन भर बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय विस्तारित में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी बात करें तो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय विस्तारित में, और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है ये बड़ी बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आएगी, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत जो अन्य नेता है वो इस बैठक में शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। राम मंदिर को लेकर किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनानी है, इसको लेकर जो है बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी, जिसमें सीधे तौर पर कहे कि किस तरीके से पूरे देश में इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है पहुंचती हुई नजर आएगी, ये चर्चा होती हुई नजर आएगी। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि एक बुकलेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय में जो है बनाती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम चीजें जो है बताई जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयासरत रही थी राम मंदिर के निर्माण के लिए। वहीं जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा जो है एक अड़ंगा अटकाने का काम जो है राम मंदिर निर्माण में जो है करती हुई नजर आती थी, ये जो है बताने की कोशिश उस बुकलेट में होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करते हैं तो जिस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान बनाया गया है कि अलग अलग लोकसभाओं की बात की जाए, वहां से जो है लोगों को लेकर आया जाएगा राम मंदिर दर्शन के लिए, तो वहां पर किस तरह की रणनीति जो है होती हुई नजर आ सकती है। जनप्रतिनिधियों की पूरे देश भर में अलग अलग नेताओं की ड्यूटी जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे तमाम विषय हैं जिसको लेकर जो है अब से कुछ ही देर बाद लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, लखनऊ से लेकर राजधानी दिल्ली तक बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है राम मंदिर के मुद्दे पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं लखनऊ में आपको बता दें, पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी की भी आज एक बैठक है और अखिलेश यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक है जिसमें कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। पीडीए को गांव-गांव तक पहुंचाने पर बनेगी रणनीति। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे दें, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी भी बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की यह बैठक है जिसमें कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ साथ पीडीए फॉर्मूला को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भी मंथन करेगी आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की अध्यक्षता में। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी ये बैठक और इसमें सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक आज हो रही है। कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे इस बड़ी बैठक में। पीडीए को गांव-गांव तक पहुंचाने पर रणनीति जो है वो दरअसल यहां बनेगी। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, समाजवादी पार्टी की आज बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी और किस तरह से महत्वपूर्ण है आगामी चुनावों के मद्देनजर? देखिए, इसके धर्मेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष है संस्कृति विभाग जो प्रकोष्ठ के, इनकी तरफ से इस बैठक को बुलाया गया था। अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृति विभाग की जो संस्कृति जो प्रकोष्ठ की जो बैठक है, इसमें कलाकार और जो संस्कृत जो से जुड़े हैं समाज से लोग हैं, उनको बुलाया गया है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग तैयार किया गया। हाल ही में इस प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया था और इसके बाद से ये पहली बैठक जो पार्टी कार्यालय में रखी गई है। अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलाकार वर्ग है उसको अपने साथ जोड़ने की जो कवायद है वो की जा रही है लगातार, और ये कोशिश की जा रही है कि संस्कृत की जो संस्कृति से जुड़े जो कार्यक्रम है उनमें अखिलेश यादव पहुंचेंगे और लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आयोजन कराएगी समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा अखिलेश यादव वहां पहुंचकर लोगों को ये बताएंगे कि जब उनकी सरकार थी तो सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए किस तरह से काम किए गए और कलाकारों को खासकर कैसे प्रोत्साहन दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। इन सब मुद्दों को लेकर जो कलाकार वर्ग है और जो सांस्कृतिक जो मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस पार्टी से जोड़ने की कवायद होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरह से पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके चुनावों से पहले, कार्यक्रम का उद्देश्य दिखाई दे रहा है।
तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संगठक हृदयनाथ सिंह का निधन हो गया है और आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर लखनऊ बीजेपी दफ्तर में रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर केजीएमयू शताब्दी अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं से मुलाकात की और सबसे बातचीत भी की। शुरुआती दौर में ही एक नेक कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। जिस भावना से यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता साथी रक्तदान कर रहे हैं, मैं उसी भावना से जुड़ता हुआ और जिस भाव से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने तमाम साथियों का धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया है, मैं भी उन्हीं की भावना से अपने आप को जोड़ता हुआ उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये रक्तदान जो आज ब्लड बैंक में हो गया है, ये किसी न किसी गरीब के काम आएगा। तो आपका रक्तदान किसी न किसी को जीवन देता है, जिससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए मैं सभी रक्तदाता भाइयों को, बहनों को, जो भी इस अवसर पर रक्तदान करते हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें। लगातार इस परंपरा को आगे भी अनवरत बढ़ाते रहें। इन अपेक्षाओं के साथ आप सबको नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामना। तो वहीं लखनऊ में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से सेबिया और सफेदा अमरूद को ओमान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इसके बाद मंत्री ने कहा कि गंगा यमुना के बीच प्रयागराज और कौशाम्बी की भूमि और जलवायु की विशेषता सेबिया और सफेदा को स्वादिष्ट बनाती है। धन्यवाद देता हूं कि राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों में पहुंचाने में हमारे एक्सपोर्टर्स आज आगे आए हैं। पहला दिन है जब हमारा प्रयागराज का अमरूद ओमान के लिए रवाना करने का अवसर मुझे मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी भांति मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुनिया के बाजारों तक हम अपनी उपज को पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हाल ही में कांग्रेस नेता उदित राज ने राम मंदिर से जुड़ा एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही सियासी पाराहाई है। इस बयान के बाद कई प्रतिष्ठित लोगों के बयान सामने आए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 500 साल बाद मनुवाद की वापसी की बात कही। मनुस्मृति जो है उसमें सिद्धांत है और वो सभी वर्णों को अपने अपने कार्यों पे लगे रहने से देश का विकास का, जनता के सबके विकास होगा। इस प्रकार की मनुस्मृति को कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो जिसको स्वामी कह रहे अम्बेडकर ने जिसको नकारा उसको जला भी दिए थे, बहुत कुछ किए थे मनुस्मृति के साथ। अब वो कह रहे हैं कि फिर आ गया है। अब कौन लेके आए? अब लेके आए कौन है? मोदी जी फिर मनुस्मृति, वही सिद्धांत अब लागू होगा जो पहले मनुस्मृति के साथ लगा था। ये ब्राह्मण है, ये पूजा पाठ करें, क्षत्रिय है रक्षा करें, ये वैश्य व्यापार करें, शूद्र है सेवा करें, वही बात को लेकर के कह रहे हैं। और जब वस्तुतः जो भी यहाँ पर जो मान लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ लेकर के चल रहे हैं। और उनको लोग कोई सत्ता में है और सत्ता उनको मिलना नहीं है, क्योंकि सत्ता जनता देती है और जनता के प्रति कोई रुचि नहीं। केवल प्रधानमंत्री का आलोचना करो, उनके गाली दो, उनके तमाम दोष निकालो, कितना दोष है, इसी पर वो चल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा। और जो 24 की दृष्टि में रख करके ये लोग इनके निंदा कर रहे हैं और इनके प्रधानमंत्री जी का, वो सब समाप्त होगा। निश्चित है पुनः 24 में प्रधानमंत्री ये भाजपा सरकार आएगी, वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, उदित राज जी को सनातन की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उदित राज जी को
कांग्रेस कैसे वापस होगी, कांग्रेस कैसे लौटेगी, इसकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। मनु जी के नाम पे इस देश में बहुत राजनीति हुई है, अब सारा भारत जान गया है। ये अनर्गल प्रलाप करके लगातार भारतीयों को आजादी के बाद और पहले से ही अपने पुरखों की परंपरा से काटने का षड्यंत्र चला। लेकिन अब भारतीयों ने निश्चित कर लिया है कि हम किसी भी वृक्ष की अमर मेल नहीं है, हम तो स्वयं एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है जिसमें सौमनस्यता है, सौहार्द है, प्रेम है, स्नेह है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक ही ब्रह्म सत्ता का दर्शन करने वाली विदा है। और आप जानते हो कि नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए अपनी अपनी तरह लोग सोचेंगे, देखेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में लोगों को अपने घरों में भी राम धुन बजाने और दिवाली जैसा माहौल तैयार करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद काशी विश्वनाथ धाम में भी राम धुन बजने लगी है। आपको बता दें कि भगवान राम को समर्पित भजनों से रुद्र का दरबार गूंज उठा। तो वहीं भारत में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने मोर्चा खोला हुआ है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी लगातार हड़ताल और विरोध दिखाई दे रहा है। प्रदेश के विभिन्न जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन के चलते सड़कों पर भारी जाम की स्थिति है और इसकी वजह से आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और मुरादाबाद की तस्वीरें देखिए। पहिए जाम है, चक्का जाम है और इससे आम जनता परेशान है। और 4 तस्वीरें लखनऊ, प्रयागराज, इटावा, सुल्तानपुर। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे प्रदेश भर में और देश भर में इस हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। जहां सरकार ने हिट एंड रन मामले में अध्यादेश जारी किया था और नए साल पर यह कानून लागू होना था, मगर आज पहले ही दिन से इसका विरोध होना चालू हो गया है। जहां आज पूरे देश में बस की स्ट्राइक करी गई है और प्रयागराज में भी इसका असर देखने को मिला है, जहां आज पूरे प्रयागराज में पूरी बस खड़ी है और ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में बस ड्राइवर है और आज बस चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। ऐसे में यात्री भी परेशान हो रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी हो रही है? मैं तो मुंबई से आ रहा हूँ, मेरा एयरपोर्ट मैं प्रयागराज एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, अभी मेरा फ्लाइट था तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे आजमगढ़ जाना है और मैं यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बट अभी बस मुझे मिल नहीं रही है। तो अभी आया गया यहाँ पर, अभी मैं अभी तुरंत पहुँच रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि बस यहाँ पे बस नहीं चल रही, बस सर्विस नहीं है और यहाँ पे स्ट्राइक है। तो मैं देखता हूँ अभी क्या बंदोबस्त करना है। यहाँ पे होटल रखना है या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी बुक करेंगे। और जैसे यहाँ पर लोगों से पता चला है कि बस की हड़ताल है और ऐसे में बस यहाँ नहीं चली। आप देख सकते हैं बस स्टैंड पर कि पूरी तरह से बस खड़ी है, चाहे वो एसी बस हो या नॉन एसी, और गाड़ियों पर साफ तौर से लिखा है कि बस आज नहीं जाएगी। ऐसे में यहाँ यात्री अपने घर और अपने गंतव्य में जाने के लिए परेशान है, मगर उनको यहाँ से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हम आपको आगे दिखाते हैं। तो सिविल लाइंस में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सिविल लाइंस बस स्टैंड के बाहर से अवैध टैक्सी स्टैंड भी संचालित होते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि आज जहाँ बस की स्ट्राइक है और ऐसे में लोगों को बसें नहीं मिल रही हैं और जो यहाँ से अवैध टैक्सी स्टैंड भी संचालित होते हैं उनकी मनमाने तरीके से वसूली हो रही है। आज जो टैक्सी 500 लेती थी वो आज 1000 ले रही है और बस पे यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है स्टैंड पर, क्योंकि यहाँ से कोई बसें संचालित नहीं हो रही। नए कानून के विरोध में यहाँ बस के ड्राइवर है और आज स्ट्राइक कर रखी है। अब देखना होगा कि किस तरह से लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है और बसें यहाँ पर नहीं चल रही। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से परेशानी है। बताइए, आज आप लोग आए हैं, यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है? बसें नहीं मिल रही है सर। कहाँ जाना है? हमको तो फुलपुर ही जाना है, पास में ही है थोड़ा। फूलपुर पास में ही जाना है, करीब 50 किलोमीटर, मगर उसके लिए भी यहाँ बस नहीं है और ऐसे में जहाँ पर स्ट्राइक है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। साल 2023 बीत गया है और साल 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में गाजीपुर पुलिस को 2023 में कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने एसपी ओमवीर सिंह से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं।
वहाँ चलता चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता चला जाता है। ऐसा ही हमारे गाजीपुर की पुलिस है जो कि 2023 में कामयाबी हासिल की, जैसे ने 191 गैंग पर कार्रवाई की, तस्करों पर कार्रवाई की, गौ तस्करों पर कार्रवाई की, हीरोइन तस्करों पर कार्रवाई की। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एसपी ओमवीर सिंह उपस्थित, इनसे जानना चाहेंगे कि 2023 में जो कार्रवाइयाँ की है और कौन कौन सी कार्रवाइयाँ और कितनी कार्रवाइयाँ हैं। माफिया और आपराधिक व्यक्तियों पर गैंगस्टर के तहत करीब 27 प्रकरणों में 55 करोड़ की प्रॉपर्टी, बल्कि इससे अधिक की गाजीपुर पुलिस द्वारा जब्त की गई है। इसके अलावा तथाकथित बाहुबली और माफिया जिनके द्वारा अवैध निर्माण कराए हुए थे या जिनके द्वारा सरकारी जमीन घेरी हुई थी, करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति का ध्वस्तीकरण कराया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस में भी बहुत अच्छी कार्रवाई गाजीपुर पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें करीब 12.5 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई है विगत 1 वर्ष में, और 2.25 क्विंटल गांजा। इसके अलावा अन्य मादक पदार्थों की भी, इसके अलावा गो तस्करी में और गौ वध में अच्छी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। करीब तो वहीं अमेठी में लखनऊ वाराणसी हाईवे के पास दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान गई, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल तेज रफ्तार कार के सामने जंगली सूअर आने से कार पलट गई, जिससे हादसा हुआ है। तो वहीं घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। एटा में स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की खुली पोल, एम्बुलेंस न मिलने पर युवक ने पिता के शव को ठेले पर लेकर पहुंचा अस्पताल। परिजनों ने एम्बुलेंस पर 3 बार लगाया था कॉल। बिजनौर में किन्नर की हत्या की योजना बना रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से बंदूक और तमंचा बरामद। किन्नर बोले, ये योगी की पुलिस। इटावा में पुलिस को मिली सफलता, गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। कब्जे से कारतूस और खोखा बरामद। मिर्जापुर में तस्करों के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान, हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, 20 लाख की हेरोइन भी बरामद। मुजफ्फरनगर में बदमाश ने कपड़ा व्यापारी को दुकान में घुसकर मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात में महिला की धारदार हथियार से हत्या, खून से लथपथ मिला शव, मामला दर्ज। अलीगढ़ में डीएम कार्यालय के बाहर सोता दिखा युवक, करेन बसेरे के बावजूद सड़क पर गुजारी रात, व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं सवाल। फर्रुखाबाद में अधिकारियों के दबाव से बस यात्रियों को लेकर निकलना हुई शुरू। रोडवेज प्रशासन ने चालकों को दिया भरोसा, जहां पर विरोध हो रहा रोक दी गई गाड़ी, मंजिल तक नहीं पहुंचने दी गई कारें। हापुड़ में लाखों युवाओं को रोजगार दे रही आनंदा डेयरी डिलीवरी बाइक मिल्क प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ उद्घाटन। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के चलते फैसला, स्कूलों में 6 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।